हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। क्या आप जानते हैं जितने भी आपके दिल से रिलेटेड सॉन्ग्स होते हैं, लव सॉन्ग्स होते हैं, वो सब दिल से रिलेटेड होते हैं, वो सब हार्ट को जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ब्रेन के बारे में बात करें तो हर चीज़ का क्रेडिट भाई ब्रेन ले जाता है, ठीक है। किसी ने कोई पेपर क्रैक कर दिया, किसी ने कोई टफ से टफ पेपर क्रैक कर दिया, अरे वाह इसका तो माइंड बड़ा शार्प है। किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, अरे वाह यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तेरा माइंड बड़ा शार्प है। लेकिन बेचारी किडनी के हाथ में क्या आता है? किडनी बेचारी चुपचाप अपना काम करती रहती है, रोज 180 लीटर फ्लूइड रोज हमारे बॉडी में फिल्टर करती है वो, लेकिन उस बेचारी को कोई एक थैंक यू तक नहीं बोलता। किडनी बेचारी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए आज हम किडनी को देंगे रेस्पेक्ट, जिसलिए हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रॉन। अगर हम मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर कोई भी आपसे पूछे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो वो है हमारा नेफ्रॉन। ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो क्या है, ये जो रेड ब्लड शो कर रहा है, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जो रेड वाला पार्ट है वो शो कर रहा है डर्टी ब्लड को, और जो हमारा ये येलो कलर का है इसमें हमारा सारा वेस्ट सब्सटेंस आ रहा है, और जो हमारा ब्लू कलर का शो कर रहा है वो शो कर रहा है क्लीन ब्लड को। तो अब देखते हैं, देखिए हमारा होता क्या है, जो हमारा डर्टी ब्लड आता है वो डर्टी ब्लड हमारा रेनल आर्टरी से आता है, ठीक है, रेनल आर्टरी से आता है और कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। पहले हम जानते हैं ग्लोमेरुलस क्या है, बोमेन कैप्सूल क्या है, ये चीज जानते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, अगर हम ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को एक साथ जोड़ें, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, तो ये पूरा मिला के बनता है आपका रेनल कार्पसल्स, और जो ये होती है आपकी, ये होती है रेनल टिब्यूल, और इस साइड में आपका देखिए हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटी चीजें, इसके पार्ट्स जान लेते हैं। नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या है, आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस हमारा ब्लड कैपिलरीज का बंडल होता है। अब ब्लड कैपिलरीज क्या है भाई, यानी कहने का मतलब टाइनी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का क्लस्टर यानी ग्रुप, ठीक है, छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका ग्रुप, उनका बंडल आपका ग्लोमेरुलस कहलाता है। और ये नेफ्रॉन है आपका, नेफ्रॉन के अपर शेप में यानी अपर एंड में, ये वाले पार्ट पे एक कप शेप्ड लाइक बैग होता है, एक कप शेप्ड लाइक बैग, जिसको आप बोलते हो बोमेन कैप्सूल, ठीक है। यानी मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, ग्लोमेरुलस होता है टाइनी ब्लड वेसल्स, पतली पतली ब्लड वेसल्स का बंडल, यानी ब्लड कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज का बंडल, वो आपका कहलाता है ग्लोमेरुलस। और आपका ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन के अपर एंड में यानी ऊपर के साइड में ये जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपका कहलाता है बोमेन कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, इसका मतलब क्या है, अगर ग्लोमेरुलस यानी ये वाला और बोमेन कैप्सूल एक साथ जब मिलते हैं, यानी इनका कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है रेनल कार्पसल्स, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन आपके दो पार्ट में डिवाइड है। ये आपका यानी ग्लोमेरुलस जो मैंने आपको समझाया, टाइनी ब्लड वेसल्स का ग्रुप, ठीक है, और बोमेन कैप्सूल जो आपका कप शेप्ड बैग स्ट्रक्चर, ये जो येलो कलर का ऐसा दिख रहा है, ये आपका बोमेन कैप्सूल है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका बनेगा रेनल कार्पसल्स बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये पार्ट दिखता है, ये सारा आपका टिब्यूल पार्ट होता है, ये सारा आपका रेनल टिब्यूल कहलाता है, ठीक है। और ये लास्ट साइड में जो होता है, ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट होता है, जिसमें सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है, इकट्ठा होता है और बॉडी से निकलता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है, यहां से ये जो मैंने आपको दिखाया रेड कलर का, ये डर्टी ब्लड कंटेन करता है, और ये जो है आपका ब्लू कलर का, ये क्लीन ब्लड आता है, और येलो कलर के उसमें वेस्ट सब्सटेंस आता है। अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्योरी के साथ। देखिए हमने अभी ग्लोमेरुलस पढ़ा, ग्लोमेरुलस के बारे में हमने क्या जाना कि वो टाइनी ब्लड वेसल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो आप इसको ग्लोमेरुलस को ऐसे समझ सकते हो जैसे आपकी चाय की छन्नी होती है, जिससे आप चाय छानते हो, है ना, उसमें आप क्या देखते हो, लिक्विड तो छन जाता है पर चाय की पत्ती नहीं छनती, है ना। तो ग्लोमेरुलस को आप एक तरीके से ऐसे समझो जैसे वो छन्नी है ना, जिससे जैसे चाय की पत्ती की जो छन्नी होती है, चाय छानने के लिए जो छन्नी होती है, उसको आप ग्लोमेरुलस के समान समझो। और आप क्या देखते हो, उस छन्नी से चाय तो निकल जाती है, लिक्विड तो निकल जाता है, पर चाय की पत्ती वैसे की वैसी रह जाती है, वो नहीं छन पाती। इसी तरह से ग्लोमेरुलस को एक छन्नी की तरह कंपेयर करो, और उसमें से लिक्विड तो फ्लो हो जाएगा यानी ब्लड तो निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर से जो ब्लड सेल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं वो उसके अंदर से पास नहीं हो पाते, वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस मैंने बोला आपको छन्नी की तरह काम करेगा,
ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो आपका डर्टी ब्लड होता है, डर्टी ब्लड एंटर करता है, ये आपका बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, जो ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड यानी डर्टी ब्लड इसके अंदर जाता है और ये इस डर्टी ब्लड को फिल्टर करता है। अब फिल्टर करने का क्या मतलब है, इसके अंदर से सारे, एक्चुअली क्या होता है, ग्लोमेरुलस को आप ऐसा समझो, ग्लोमेरुलस इतना ज्यादा वो है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। ग्लोमेरुलस ऐसा बंदा है जो भेदभाव नहीं करता, यानी कि ये इसके अंदर से, ब्लड के अंदर से वेस्ट सब्सटेंस भी खींच लेता है और यूजफुल सब्सटेंस भी खींच लेता है। अब जब ये खींचता है सारे सब्सटेंस, तो ये वो सब्सटेंस इसमें जाने लगता है टिब्यूल के अंदर। अब वो जब टिब्यूल के अंदर जाने लगते हैं तो ब्लड में जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो भी इसने खींच लिए और जो वेस्ट सब्सटेंस है वो भी इस ग्लोमेरुलस ने खींच लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ग्लोमेरुलस भेदभाव नहीं करता किसी में, सबको ले लेता है अंदर। अब होता क्या है, जब ये सब चीजें खींच लेता है, डर्टी ब्लड भी, डर्टी चीजें, वेस्ट सब्सटेंस भी खींच लेता है और आपका यूजफुल सब्सटेंस भी जो बॉडी को जरूरत होती है वो भी खींच लेता है। इसी वजह से क्या होता है, टिब्यूल में जाके जब ये जाता है तो ब्लड को ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, यानी ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है ना, टाइनी ब्लड वेसल्स को मैंने कहा ना ब्लड कैपिलरीज होती है, इसीलिए ब्लड कैपिलरीज को ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, रीएब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है भेदभाव किसी से करता नहीं है, इसलिए उसने जो वो डर्टी ब्लड में जो अच्छे सब्सटेंस भी थे वो भी अपने अंदर ले लिए और जो वेस्ट सब्सटेंस थे वो तो इसने खींचे ही खींचे। तो इसीलिए जब ब्लड आगे फ्लो करता है तो वो सोचता है कि भाई उसके यूजफुल सब्सटेंस कहाँ गए, तो यूजफुल सब्सटेंस जो है अब ब्लड कैपिलरी के थ्रू वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं ताकि यूजफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाए और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट में निकल जाता है, जो कि फिर आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है। मैंने आपको अभी एक नेफ्रॉन के बारे में बताया, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? हमारी किडनी में 1 मिलियन, अराउंड अप्रोक्सीमेटली हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको एक नेफ्रॉन का फंक्शन दिखाया। तो इस तरह से हमारे 1 मिलियन के मिलियन नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करते हैं, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो अब देखिए हमारे रियल किडनी में, ये आपकी रियल किडनी है, इसमें देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ये आपकी रियल किडनी है और ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको सब बता ही दिया। ये ग्लोमेरुलस है आपका, ये बोमेन कैप्सूल है, ये सब आप जानते हो। और एक और चीज मैं इसमें से बताती हूँ आपको। जब बोमेन कैप्सूल, यानी ये आपका जो बोमेन कैप्सूल है, कप शेप्ड बैग, ये और टिब्यूल एक साथ मिलते हैं तो आपका बनता है नेफ्रॉन। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या बनता है, नेफ्रॉन को शो करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ग्लोमेरुलस और कप शेप्ड बैग यानी आपका बोमेन कैप्सूल, ये मिलके आपके रेनल कार्पसस दिखाते हैं और ये जो होता है पार्ट, ये आपका रेनल टिब्यूल दिखाता है और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट दिखाती है जिसके थ्रू आपका यूरिन पास निकल जाता है। अब देखिए, अगर बोमेन कैप्सूल और टिब्यूल्स एक साथ मिलते हैं तब बनता है हमारा नेफ्रॉन। और हमारी किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमारी किडनी की क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और एक किडनी में आपके अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, वो सब के सब फिल्टर करते हैं ब्लड को। और जो हमारा डर्टी ब्लड आता है वो आपका एंटर करता है रेनल आर्टरी से, और जो हमारा फिर फिल्टर होके सब कुछ निकलता है, जो मैंने अभी आप समझाऊंगी, मैं आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगी, फिल्टर होके फिर हमारा रेनल वेन से क्लीन ब्लड वापस बॉडी के अंदर जाता है। देखिए, अब थ्योरी के साथ समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर किडनी में लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। और आपका हर नेफ्रॉन, मतलब अभी तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था नेफ्रॉन का, हर मिलियंस जितने बता रही हूं मैं आपको, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, वो हर ब्लड को फिल्टर करने में काम करते हैं। अब देखिए, ये है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। उसमें होता क्या है, बोमेन कैप्सूल और टिब्यूल, मैंने आपको बताया था। बोमेन कैप्सूल वो कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर था, और टिब्यूल, जब इन दोनों को हम एक साथ लेते हैं तो बनता है नेफ्रॉन। क्या बनता है, नेफ्रॉन बनता है। और नेफ्रॉन मैंने आपको दिखाया था, मैंने नेफ्रॉन में कप शेप्ड बैग होता है अपर एंड में, जो दिखाया था मैंने आपको इस तरह से करके था, उसे आप बोलते हो बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और जो आपका बोमेन कैप्सूल का लोअर एंड होता है, उस बोमेन कैप्सूल के नीचे वाला पार्ट जो ट्यूब शेप जैसा होता है, उसे आप बोलते हो टिब्यूल। ठीक है, वन एंड ऑफ टिब्यूल इज कनेक्टेड टू द बोमेन कैप्सूल। एक एंड टिब्यूल का कनेक्ट होता है बोमेन कैप्सूल से, और दूसरा एंड जो है कनेक्ट रहता है आपका यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। एक एंड आपका टिब्यूल का किससे कनेक्ट है, बोमेन कैप्सूल से, और उसका दूसरा एंड किससे कनेक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से, किडनी की।
ठीक है, ये चीज आपको शो कर रही है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। देख लो कैसे बताया है, बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल साथ में मिलकर नेफ्रॉन बनाएंगे, और नेफ्रॉन में एक कप शेप्ड बैग होता है जिसे आप बोमेन कैप्सूल बोलते हो। बोमेन कैप्सूल के नीचे एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे आप टिब्यूल बोलते हो। एक एंड आपका बोमेन कैप्सूल का कनेक्ट रहता है आपका टिब्यूल से, और एक एंड जो है आपका कनेक्ट रहता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। देखो ग्लोमेरुलस मैंने आपको बताया था ना, जैसे छन्नी का काम करता है ना। बोमेन कैप्सूल में बंडल ऑफ, क्योंकि अब हमें साइंस की लैंग्वेज में देखना है भाई, हम छन्नी तो लिख नहीं सकते। बोमेन कैप्सूल में बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज क्या है भाई, आपकी टाइनी ब्लड वेसल्स। टाइनी ब्लड वेसल्स का जो आपका क्लस्टर होता है यानी ग्रुप होता है, उसे आप वो आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, टाइनी ब्लड वेसल्स। क्योंकि आप देख रहे थे ये कप शेप था और इसके अंदर आपके कई सारे ट्यूब वो थे ब्लड वेसल्स, टाइनी ब्लड वेसल्स का ग्रुप था जिसको आप बोलते हो ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होगा आपका, ग्लोमेरुलाई। ठीक है, एक एंड ग्लोमेरुलस का अटैच करता है रेनल आर्टरी से, जो कि काम क्या करता है, यानी ग्लोमेरुलस का एक एंड आपका किससे अटैच है, रेनल आर्टरी से, जो कि आपका डर्टी ब्लड लेकर आता है। और डर्टी ब्लड में क्या होता है भाई, यूरिया वगैरह होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर। और जो अदर एंड होता है ग्लोमेरुलस का, वो आपका बोमेन, क्योंकि आपका ग्लोमेरुलस है कहां, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल से आगे हटके और आपका जो है टिब्यूल के सराउंड, यानी टिब्यूल के सराउंड होता है। टिब्यूल आपको पता है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था आपका, उससे सराउंड होता है। उसके चारों तरफ जो अदर एंड ग्लोमेरुलस का होता है वो आपका रेनल वेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वो आपका रेनल वेन से जुड़ा होता है। तो ग्लोमेरुलस का दूसरा एंड जो है फाइनली किससे ज्वाइन होता है, रेनल वेन से। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया, रेनल जो आपका रेनल आर्टरी होती है वो आपका क्या करती है, डर्टी ब्लड लेकर आती है, और रेनल वेन जो है आपका क्लीन ब्लड यानी कि यूरिया फ्री करके क्लीन ब्लड जो है इसके अंदर जाता है, इसके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब हम इसको पढ़ने जाते हैं वर्किंग, कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में थोड़ा बहुत बताया था। अब इसको डिटेल में प्रॉपर पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करता है। तो देखिए, जो रेनल आर्टरी से ब्लड आता है, ठीक है, वो कहां पे एंटर करता है, ग्लोमेरुलस में। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ग्लोमेरुलस बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। ग्लोमेरुलस क्या करता है, जो भी ब्लड आता है उसको सबको ही छान देता है, फिल्टर कर देता है। मैंने आपको पहले ही बताया ग्लोमेरुलस एक्ट करता है छन्नी की तरह। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस जो है सारा ब्लड पूरा फिल्टर कर देता है। फिल्ट्रेशन के टाइम पे वो ग्लूकोज लो, एमिनो एसिड्स लो, सॉल्ट लो, पानी लो, जो बॉडी की जरूरत भी होती है वो चीजें भी खींच लेता है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी खींच लेता है। ठीक है, जो हमारा फिर उसके बाद ये ब्लड में जो पास हो जाता है हमारे बोमेन कैप्सूल के थ्रू पास होता है, और बोमेन कैप्सूल के थ्रू पास होके कहां पे एंटर कर जाता है, हमारे नेफ्रॉन के टिब्यूल वाले पार्ट में एंटर कर जाता है। और इस टाइम पे ग्लोमेरुलस आपका पूरा ब्लड फिल्टर कर देता है, क्योंकि ये भेदभाव तो करता नहीं है, तो ये यूजफुल सब्सटेंस भी खींच लेता है और वेस्ट सब्सटेंस भी खींच लेता है। लेकिन आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि ग्लोमेरुलस, जैसे ऐसा समझो कि जैसे आप चाय की छन्नी जो होती है जिससे चाय छानते हो, है ना, मैंने आपको क्या बताया कि उसमें से लिक्विड तो पास हो जाता है पर आपकी चाय की पत्ती नहीं छनती। इसी तरह से ग्लोमेरुलस को मैंने आपको क्या कहा था, छन्नी की तरह मानो, तो उसमें से लिक्विड तो पास हो जाएगा, पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स है, ब्लड वेसल्स हैं, ये इसके अंदर से पास नहीं हो पाते, ये ग्लोमेरुलस के अंदर से पास नहीं हो पाते। इसीलिए ये कहां पे रह जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर रह जाते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा नेफ्रॉन का होता है वो होता है फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस, कि ग्लोमेरुलस के अंदर कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है वो मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन टिब्यूल। ज्यादा इसको सिंपल तरीका है याद करने का। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है भाई, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यानी सबसे पहले जाके ग्लोमेरुलस में फिल्टर होगा। ग्लोमेरुलस अपना भेदभाव करता नहीं है, सब चीजें उठा के फिल्टर कर देगा, सब चीजें ले लेगा अपनी छन्नी के अंदर से, सब पास कर देगा एक्सेप्ट प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनको पास नहीं करेगा, बाकी सब पास कर लेगा। अब दूसरा क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। भाई रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है हमारे यूजफुल सब्सटेंस भी खींच लेता है, इसीलिए भाई यूजफुल सब्सटेंस भी खींच लेगा, उसको भी ले जाके फिल्टर कर देगा। तो भाई यूजफुल सब्सटेंस तो बॉडी की जरूरत है, इसीलिए वो तो चाहिए, इसीलिए रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, उसको वापस से लेना पड़ता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब होता है उन यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस से लेना पड़ता है। तो क्या होता है, व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस, आपको पता है जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो तो चलो ठीक है टिब्यूल के थ्रू पास हो जाते हैं, पर जो यूजफुल सब्सटेंस हैं उनको, यानी कैसे यूजफुल सब्सटेंस, कौन बेटा, जैसे कि हमारी बॉडी में यूज होने वाले ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स है, पानी है, ये सब तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। तो इनको फिर से ब्लड में रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है, किसके थ्रू,
ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ब्लड कैपिलरीज कहां थी, मैंने आपको फिगर में दिखाया था, टिब्यूल के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज थी। तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फिर से ब्लड में जो है यूजफुल सब्सटेंस डालना पड़ता है, रीअब्सॉर्ब, दोबारा से एब्जॉर्ब करना पड़ता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस ने यूजफुल सब्सटेंस भी खींच लिया होता है, इसलिए इसको रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है। और सिर्फ वेस्ट सब्सटेंस, यूरिया या कुछ अनवांटेड सॉल्ट्स या ज्यादा अमाउंट में अगर पानी बन गया है उसको टिब्यूल में छोड़ते हैं, बाकी सब ब्लड अब फिर से खींच लेता है, क्योंकि हमारा ग्लोमेरुलस जो है सब कुछ निकाल लेता है, खींच लेता है डर्टी ब्लड से, यूजफुल सब्सटेंस भी खींच लेता है, इसीलिए दोबारा से यूजफुल सब्सटेंस की वजह से रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो पहला स्टेप हमारा फिल्टर करना ग्लोमेरुलस में, और दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन होना। तो रीअब्जॉर्प्शन आपका कहां पे होता है, टिब्यूल में, ठीक है। और थर्ड हमारा आखिरी स्टेप जो आता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का, वो आपका आता है यूरिन फॉर्मेशन। कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, कि आपका कलेक्टिंग डक्ट होती है, आपकी साइड में कलेक्टिंग डक्ट होती है बेटा, है ना। तो वहां क्या होता है भाई, अब वही तो आपका सारा वेस्ट सब्सटेंस मैंने यहां दिखाया था ना आपको फिगर में, कलेक्टिंग डक्ट होती है, वहीं आपका सारा वेस्ट सब्सटेंस जाता है। तो वो जो लिक्विड जो लेफ्ट रह जाता है टिब्यूल में, वो उस, यानी कहने का मतलब नेफ्रॉन में के टिब्यूल पार्ट में जो लिक्विड छूट जाता है, बच जाता है, जिसमें वेस्ट सब्सटेंस होता है, वो आपका यूरिन होता है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन इस यूरिन को उस कलेक्टिंग डक्ट में डालता है, किडनी के कलेक्टिंग डक्ट मैंने आपको दिखा दिया है, कलेक्टिंग डक्ट में डालता है, जहां से फिर इसको यूरेटर में लेके जाते हैं, और यूरेटर से फिर यूरिन कहां पास होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देख रहे होगे तो उसमें ये पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। यानी कि आप हो क्या रहा है, दोबारा देखो, टिब्यूल में जो लिक्विड पार्ट बच गया, नेफ्रॉन के टिब्यूल में जो लिक्विड पार्ट बचता है वो आपका यूरिन होता है। नेफ्रॉन इस यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट में लेकर जाता है, कलेक्टिंग डक्ट जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज होते फेंके जाते हैं, उसके बाद इसको यूरेटर में लेके जाते हैं, यूरेटर से फिर यूरिन को कहां पास कराया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी टाइम के लिए, जब तक हम लोग टॉयलेट नहीं जाते हैं तब तक के लिए हमारे यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। कुछ समय के लिए यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रखता है, और फिर उसके बाद ये यूरेथ्रा वो ट्यूब होती है जिसके थ्रू यूरिन पास हो जाता है। तो इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन कैसे हुआ वो दिखा रहे हैं थर्ड स्टेप में, और इस तरह से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी यूरिन क्या, जिसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट थे, देखो आपको मेन नोट क्या करना है, यूरिन आपका किससे बना है, वाटर, सम सॉल्ट्स, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, या फिर यूरिया, ठीक है, जिसमें यूरिक एसिड होता है। तो यूरिया, अच्छा हम यूरिया बोल रहे हैं, आपको यूरिया का मतलब पता है कि क्या होता है यूरिया? यूरिया आपने ये तो देख लिया वेस्ट सब्सटेंस है, पर यूरिया मतलब होता है जो हमारा लीवर में अनयूज्ड प्रोटीन होता है ना, लीवर के अंदर अनयूज्ड प्रोटीन, जिस प्रोटीन को हमें यूज नहीं करना, उसका डिकम्पोजिशन, उसको ब्रेकडाउन, उसको बोलते हैं यूरिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है मेथड चलता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का। तो देखो आपको एक बार मैं फिर छोटा सा जल्दी से रिवीजन दे देती हूँ। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में सबसे पहला स्टेप है आपका ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन होना, दूसरा है आपका रीएब्जॉर्प्शन होना, तीसरा है आपका यूरिन फॉर्मेशन होना। यानी कि ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी जैसे मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलस बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, ब्लड से जो डर्टी ब्लड आता है, डर्टी ब्लड में जो वेस्ट सब्सटेंस है, यूजफुल सब्सटेंस है, सब खींच लेता है। अब इसकी वजह से दूसरा स्टेप आता है रीएब्जॉर्प्शन, सिर्फ इसकी वजह से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोमेरुलस यूजफुल सब्सटेंस भी बॉडी का ले लेता है, ब्लड से ले लेता है। तो इसीलिए ब्लड को ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस जाना ब्लड में फिर से रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। इसीलिए अब रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है हमारे, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, पानी, ये सब फिर से डालने पड़ते हैं, और जो अनवांटेड सॉल्ट, यूरिया वगैरह है वो सब टिब्यूल में ही रहता है। उसके बाद थर्ड पार्ट मैंने आपको बता ही दिया, कलेक्टिंग डक्ट आपको पता ही है, जहां पे यूरिन वगैरह पास होता है, यूरिन को फिर आपका लेके जाते हैं यूरेटर में, और यूरेटर से फिर यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, टेम्पररी टाइम के लिए यूरिन वहां स्टोर रहता है जब तक आप लोग टॉयलेट नहीं जाते हो, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद यूरेथ्रा ट्यूब से यूरिन पास हो जाता है। और हमारा ह्यूमन यूरिन में क्या होता है, पानी होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं, और यूरिया होता है, सम यूरिक एसिड्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए, और मैंने आपको बताया फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन 3 स्टेप से होते हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आपको वीडियो पसंद आए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू।